वेलकम गाइस, दिस इज शंकरी वंस अगेन। आज एक लाइव सेशन में आज हम तमाम करेंसी पेयर्स को एनालाइज करके देखते हैं कि आज करेंसी पेयर्स की क्या क्या मूव्स होने वाली हैं और कहां पर जाने की प्रोबेबिलिटीज हैं और हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे और मैक्सिमम फायदा उठाएंगे मार्केट से। तो चलें शुरू करते हैं। तो मार्केट में मुझे ट्रेड करते हुए तकरीबन 15 साल से ज़्यादा करता हो गया और इन 15 सालों में बहुत अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आते रहे और कभी-कभी बहुत ज़्यादा लॉसेस में, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स में। लेकिन अब पिछले 1-2 साल से कुछ ऐसा चल रहा है कि पिछले 1-2 साल से ब्रेक इवन फेज़ मैंने तोड़ दिया। तो आज मैं उसके साथ-साथ अपना 15 साल का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा साथ। और हम इस वीडियो में इन डेप्थ इन डिटेल में तमाम करेंसी पेयर और आपका फेवरेट जो पेयर है गोल्ड उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि क्या कब कहाँ कैसे मार्केट जा सकती है। मेरा जो बेसिकली ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं मोमेंटम के साथ, आरएसआई के साथ और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करता हूँ। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ ट्रेड करने का फ़ायदा ये है कि आपको बेहतर रिस्क टू रिवार्ड रेशोज़ मिलती हैं और आप एक बेहतरीन तरीके के साथ मार्केट में एनालाइज़ कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और ऑलवेज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आप मार्केट की विनिंग साइड में ही रहते हैं। वैसे एक बात है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का भी कोई विन रेट मैंने जो अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है इतना ज़्यादा नहीं है। 50 टू 60% इसका विन रेट है, लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत अच्छी मिलती है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपको बहुत अच्छी मिलती है और रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ आप शॉर्ट टर्म ट्रेड में, छोटी-छोटी ट्रेड्स में भी अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सबसे बड़ी खूबी है। तो जब बात करते हैं हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की, तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो सबसे पहली चीज़ होती है, जिसको हमने ज़रूर और हर सूरत देखना होता है, वो होती है स्ट्रक्चर मैपिंग। जो लोग तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में काम करते हैं, उनको पता होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है और स्ट्रक्चर मैपिंग की अहमियत क्या है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग जो सबसे सबसे ज़रूरी जो कोर है एनालिसिस का, वो ये है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग से हमको क्या क्लियर होता है? जो सबसे बड़ी चीज़ हमको स्ट्रक्चर मैपिंग से क्लियर होती है, वो होती है ट्रेंड। तो व्हाट इज़ योर ट्रेंड? ये तो बड़ी पढ़ी-लिखी सी बात है और हर ट्रेडर की यही बात होती है कि भाई ट्रेंड की कीमत में ट्रेड लो, ट्रेंड की कीमत में ट्रेड लो, जिस कीमत में ट्रेंड चल रहा है उस कीमत में पोजीशन लो, तो बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो ये बातें तो चलती रहती हैं, ट्रेंड की कीमत में ट्रेड लेने की जो तमाम के तमाम ट्रेडर्स में जो एडवाइस है वो तो मुश्तरका है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग जो होता है वो हमको हमेशा हमेशा से मुराद के 80 टू 90% टाइम हमको ट्रेंड की कीमत में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो देता है। अगर हम स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करते हैं तो हम 100 में से 80 दफा ट्रेंड की कीमत में ही रहते हैं। गो के 2 दफा जो हम एनालाइज करते हैं, जो 20 दफा हम फेल होते हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से फेल होते हैं कि ट्रेंड अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है तो आप वो ट्रेड भी ट्रेंड की कीमत में ही लेंगे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि हमको विदाउट एनी इंडिकेटर और विदाउट किसी भी चीज के स्ट्रक्चर मैपिंग करके हम ट्रेंड को 100% आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई 100% कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो ट्रेंड फेल हो जाए, उसमें रिवर्सल आ जाए, तो ये एक दूसरी चीज है। ओके हो गया।
तो हम आज देखते हैं कि गोल्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है। गोल्ड का ट्रेंड अगर हम आज के दिन में देखें तो आज के दिन का जो एनालाइज है, अगर हम एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम एक स्विंग टाइप के ट्रेडर हैं और हम एक मीडियम से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि हमारी ट्रेड मैक्सिमम 2 4 5 6 घंटे या 1 2 दिन के लिए होल्डिंग की ट्रेड हम कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि हम जो अपना एनालिसिस टाइम फ्रेम है वो हम अपना रखें डेली टाइम फ्रेम, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने जो सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने बताया कि हमने स्ट्रक्चर को देखना है कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये यहाँ पर हमको क्लियर कट मिल रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर है वो बिलश है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है ट्रेंड में। ये जो स्कैनर मेरा लगा हुआ है, ये ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम पे ये स्कैनर लगता है और ये पेड स्कैनर है, तकरीबन $600-700 इसकी ईयरली फीस देनी पड़ती है। तो ये मुझे, मेरे लिए तो आसानी ये हो जाती है कि ये मुझे बहुत आसानी के साथ स्ट्रक्चर मैपिंग करके दे देता है। मुझे कुछ भी अपने साथ से अपने दिमाग बहुत ज़्यादा लगा के कुछ भी नहीं करना पड़ता और मुझे जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो प्रॉपर और 100% एक्यूरेसी के साथ मिल जाती है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में हम देखेंगे कि यहाँ से एक हॉल्ट आया ट्रेंड में थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर ट्रेंड ने अपना जो बिलर साइड पे था, बिलर साइड के बाद यहाँ पर मार्केट ने अपनी जो अप साइड की लिक्विडिटी थी वो स्वीप की। उसके बाद अगेन एक दफ़ा हाई बनाने की कोशिश की ट्रेंड ने, लेकिन वो दोनों दफ़ा एक फॉलो अप नहीं मिल सका ना ब्रेकआउट को। ये जो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर के ब्रेकआउट हुए, इनको फॉलो अप नहीं मिल सका और उसके बाद प्राइस एक बहुत तेजी के साथ नीचे गई। और अगेन जिस कीमत में बड़े टाइम फ्रेम का, अगर हम डेली टाइम फ्रेम का देखें तो ट्रेंड था डेली टाइम फ्रेम में, ये जो मार्केट थी ये बहुत परपेंडिकुलरली नीचे आ रही थी और यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया डेली टाइम फ्रेम में। और चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद अगर हम उसने, जाहिर सी बात है अगर डेली टाइम फ्रेम ने चेंज ऑफ करेक्टर किया तो आवरली टाइम फ्रेम ने भी उसको फॉलो करना था। तो यहाँ पर मार्केट अपने फॉलो अप लेते हुए अगेन मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया चेंज ऑफ करेक्टर की तरफ और अब यहाँ पर मार्केट अपने करेक्शन साइड की तरफ जा रही है और करेक्ट हो रही है। जब एक दफा मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है या कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देती है, फॉर्मेट कर देती है, ब्रेकआउट हमको मिल जाता है, तो उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए होती है वो होती है कि हम देखें कि इंड्यूसमेंट लेवल मार्केट का कहाँ पर। अब ये इंड्यूसमेंट लेवल क्या होता है? तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में इंड्यूसमेंट लेवल वो लेवल होता है कि आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर या आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो सबसे पहला पुल बैक होता है उसको हम इंड्यूसमेंट लेवल कहते हैं। तो गोल्ड के सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये गोल्ड का लास्ट हायर हाई था, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई और ये गोल्ड का लो बन गया। ठीक है, ये गोल्ड का जैसे ही लो बना और इस एरिया में इस जगह पर गोल्ड ने अपना जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो भी ब्रेक कर दिया, यानी अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। अब गोल्ड में चेंज ऑफ करेक्टर हमको मिल गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमने इस एरिया को एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है, यानी कि कोई ऐसा एरिया जहां पर हमने कोई रिएक्शन देखना है कि वहां पर प्राइस जाए, वहां पर जाके हमको कोई रिएक्शन दे तो हम उसके मुताबिक काम करें। तो वो एरिया होता है फर्स्ट पुल बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, या कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या इंड्यूसमेंट एरिया। तो अभी जो हमारे सामने चार्ट ओपन है गोल्ड का, उसमें
ये वाला जो पुल बैक था, ये वाला जो पुल बैक था, ये पुल बैक आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा पहला पुल बैक था। तो ये वाला एरिया है हमारा इंड्यूसमेंट का एरिया भी था। अब इंड्यूसमेंट का जो यूज केस है वो तो मैंने बता दिया। इंड्यूसमेंट को इंड्यूसमेंट इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पे यहाँ पर इंड्यूस किया जाता है जो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं उनको मार्केट में एंटर होने के लिए, या जो लोग ट्रैप करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो छोटे प्लेयर्स को, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस करते हैं, हम लोगों को उभारते हैं कि भाई आओ यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया या हाई टूट गया या लो टूट गया, तो यहाँ पर अपनी बाइंग या सेलिंग करो ताकि उनका हम चारा बन सकें, उनके लिए हम मजीद लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए इस एरिया को हम इंड्यूसमेंट एरिया कहते हैं। तो आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो इंड्यूसमेंट एरिया होता है। और इंड्यूसमेंट एरिया वो होता है फर्स्ट पुल बैक आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट पुल बैक हमारे पास, अब वैसे ही यहाँ पर मार्केट वापस जाते 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 रिट्रेस करते 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 इस एरिया को टच करती है। तो जैसे ही इस एरिया को टच करती है, अब हमारा अगला स्टेप शुरू हो जाता है। अगला स्टेप क्या होता है? जैसे ही इंड्यूसमेंट होती है मार्केट में, पहली बात तो ये कि ये वाला जो हाई है ये तो ऑलरेडी कंफर्म है। ये वाला जो लोएस्ट लेवल होता है स्विंग का, जो स्विंग का लोएस्ट लेवल होता है वो कंफर्म, यानी कि अब हम सारी जो लेग है, ये जो यहाँ से हाई से लेके यहाँ तक का लो है, ये एक सिंगल लेग मूव जो होती है, ये सबसे पहला काम इंड्यूसमेंट हमको ये करती है कि एक प्रॉपर जो स्विंग होती है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आमतौर पे जो ट्रेडिंग होती है वो स्विंग ट्रेडर ट्रेडिंग ही होती है। तो ये कंफर्मेशन हो जाती है हाई और लो की हमको। ओके, अब जैसे ही ये हाई और लो की कंफर्मेशन हो जाती है, अब हमारा काम शुरू हो जाता है ट्रेडिंग, अपनी ट्रेड को प्लान करने का, अपनी एंट्री को प्लान करने का, अपने एग्जिट को प्लान करने का हमारा वक्त शुरू हो जाता है, हमारा टाइम शुरू। तो एंट्री प्लान कैसे करते हैं? जैसे ही इंड्यूसमेंट हो उसके बाद सिंगल लेग में जो भी ऐसे एरियाज हों जिन पे मार्केट रिवर्सल ले सकती हो, हमको वो एरियाज मार्क करने होते हैं। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप के एरियाज को डिफाइन करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में हमको ऑर्डर ब्लॉक्स को डिफाइन करना चाहिए, हमको ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना चाहिए। और ऑर्डर ब्लॉक्स में भी हमको सिर्फ 2 ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में आते आते काफी ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक हैं। सबसे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, सबसे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक ये है, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, 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 ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो काफी ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ जाती है, एक इशू आ जाता है। इशू ये आ जाता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सबसे बेस्ट है, किस ऑर्डर ब्लॉक पे हमको ट्रेड करनी चाहिए और किस ऑर्डर ब्लॉक को हमको छोड़ देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा इस चीज को। मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर किसी चीज को इम्प्रेस करना हो ना, आप लोगों को किसी चीज को इम्प्रेस करना हो, किसी बंदे को इम्प्रेस करना हो, तो उसके लिए चीजों को कॉम्प्लिकेट किया जाता है। लेकिन अगर आपने किसी की हेल्प करनी है, किसी को अंडरस्टैंड करवाना है, तो उसके लिए आप चीजों को जितना इजी और जितना आसान वेज में समझाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो आपने यहाँ पर सिर्फ 2-3 चीजों को मार्कआउट करना है। सबसे पहले जो चीज आपने मार्कआउट करनी है वो करनी है
कि जो सबसे ऊपर जो हाईएस्ट लेवल के पास जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्क कर दें। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, और ये वाला मैंने ये वाला एरिया क्यों मार्क किया हुआ है, इस कंसेप्ट को कहते हैं ऑर्डर फ्लो। ये कभी हम फिर अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्क कर लेना है, और यहाँ पर इस सिनेरियो में जो सबसे ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है जी? सबसे जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है इस सिनेरियो में हमारे पास वो है, हाँ यहाँ पर इसको कर देता हूँ। अच्छा, जो सबसे ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो है हमारे पास ये वाला। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, इन चीज़ों का तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट वालों को पता ही होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके हो गया जी। ये हमारा आ गया एक्सट्रीम ऑर्डर। मैं इसको एक्सट्रीम पीओआई के तौर पे मार्क कर लेता हूँ। सबसे इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, एक तो ये है, और दूसरा जिस एरिया की 50-50 प्रोबेबिलिटी है वो जो ऑर्डर ब्लॉक राइट आफ्टर इंड्यूसमेंट होगा, जो इंड्यूसमेंट के बाद सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, दूसरा एरिया हमने वो मार्क करना। तो इस सिनेरियो में इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक है वो ये एरिया है। तो ये दो एरिया हमको मार्क करने हैं। अच्छा, अब अगर इन दोनों एरिया की भी और बाकी इसके दरमियान जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं या जितने भी एरियाज हैं वो यूजलेस हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो सारे स्मार्ट मनी के ट्रैप्स हैं। यानी कि वो एरिया हैं जहां पर हमको ट्रैप किया जाएगा बार बार कि हम वहां से बाय या सेल करें, और जैसे ही हम वहां से बाय करेंगे या सेल करेंगे तो इन एरियाज पर कंसोलिडेशन होगी, मार्केट ऊपर नीचे होगी, और बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई जी। अच्छा, तो अब गोल्ड के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया बच रहा है वो ये है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ये जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये 50-50 होती है। यानी कि अगर मार्केट इस लेवल पर आती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है और उसके बाद हमको एक प्रॉपर बिरश रिएक्शन देती है, और प्रॉपर बिरश रिएक्शन देने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो इस बिरश रिएक्शन के साथ मार्केट के प्रॉपर नीचे की तरफ आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 होगी। बट अगर हम अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, अगर हम अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 70% तक होती है कि भाई मार्केट एक प्रॉपर स्विंग बनाने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है, अपनी रिट्रेसमेंट ले रही है, अपनी जो करेक्शन मूव है वो कर रही है। तो करेक्शन मूव कहाँ तक जा सकती है? करेक्शन मूव एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकती है, और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जब वो मूव जाएगी तो हम वहां पर उसकी सेल की पोजीशन को ढूंढेंगे। हम वहां पर अज्यूम करेंगे कि शायद यहाँ पर मार्केट अपनी सेल की पोजीशन बनाए, और वहां पर हम 70% कॉन्फिडेंस के साथ, हम ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और ज्यादा इत्मीनान के साथ हम सेल की पोजीशन को प्लेस करेंगे। तो ये होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का फंडा। अगर हम अभी गोल्ड के सिनेरियो में बात करें, तो गोल्ड के सिनेरियो में इंड्यूसमेंट भी हो चुकी है, जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है वो भी मिटिगेट हो चुका है। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ही हमारे पास बाकी बचता है कि जहां पर जाकर प्राइस अपना कोई अच्छा रिएक्शन देगी और हमको
ट्रेंड की साइड में ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी एक। तो गोल्ड के लिए मैं तो वेट कर रहा हूं कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, इस एरिया पे जाए, और जब इस एरिया पे मार्केट जाए उसके बाद अगर मार्केट उसको नीचे की तरफ का कोई सिग्नल देती है, कोई प्रॉपर सिग्नल देती है, कोई प्रॉपर अपना ये साबित करती है कि यह मेरा पूरा प्रोग्राम है नीचे जाने का, इस जगह पर अगर मार्केट आती है, इस जगह पर अपना छोटे टाइम फ्रेम में अगर मार्केट तोड़ती है तो मैं इस जगह पर सेल करूंगा, और इस जगह पर अगर मैं सेल करूंगा तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मार्केट के जो प्रीवियस लोएस्ट लेवल है, ये वाला जो प्रीवियस लोएस्ट लेवल है, यहाँ तक आने की मार्केट की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होगी, और इस एरिया तक मैं अपनी पोजीशन को होल्ड रखूंगा। ये वाला जो मैंने एनालाइज किया हुआ है ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे किया हुआ है, तो बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेना पड़ता है और रिवार्ड भी होता है। तो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो मैं इस एरिया से समवेयर कहीं पर अपनी पोजीशन को देखूंगा, सेल करने की सोचूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2230 का, और जो मेरा टीपी का एरिया होगा वो 2585 का लेवल होगा, और ये मुझे 1/5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ गोल्ड की एंट्री का सेटअप मिल रहा है। तो मैं वेट करूंगा गोल्ड की पोजीशन को ओपन करने के लिए अनटिल मार्केट लेवल तक जाती है 2712 तक, और उसके बाद मैं अपनी पोजीशन को ओपन करने की सोच। गोल्ड के बाद आ जाते हैं जी यूरो जीबीपी में। यूरो जीबीपी को मैं आमतौर पे ट्रेड करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में सबसे पहली चीज मार्केट स्ट्रक्चर, और अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर इसका टोटल बुलिश है 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसका मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। इंड्यूसमेंट जैसा कि मैंने बताया इसकी हो चुकी है, और इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट अब यहाँ पर एक करेक्टिव वेव में, इंपल्सिव वेव में नहीं, करेक्टिव वेव में आ रही है, और इस जगह पर अगर मार्केट आती है तो मैं अगेन यहाँ से मार्केट आने के बाद अगर मुझे कोई बाय का सिग्नल प्रॉपर्ली मिलता है तो मैं यहाँ से मार्केट में बाय पोजीशन ओपन करने का सोचूंगा। इसलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बी रेडी का। बी रेडी फ्लैग का ये मतलब होगा कि जब भी मार्केट एरिया पे आएगी मुझे अलर्ट मिल जाएगा और मैं रेडी हो जाऊंगा अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर जी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने कौन सी पोजीशन को ओपन करना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हम पोजीशन ओपन करेंगे यूएसडी सीएचएफ का क्या बन रहा है, उसका क्या सिनेरियो बन रहा है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम इसमें भी स्ट्रक्चर ही देखेंगे, और स्ट्रक्चर के बाद हमने जिस चीज को देखना है वो है इंड्यूसमेंट इसकी हुई है या नहीं। तो इंड्यूसमेंट इस लेवल पर इसकी हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैंने इस लेवल को भी इंड्यूसमेंट एज अ इंड्यूसमेंट क्यों कंसीडर किया, इस लेवल को इंड्यूसमेंट कंसीडर क्यों नहीं किया। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि ये देखें, ये एक सिंगल कैंडल बनी हुई थी बड़ी, और बाकी ये जितनी भी मूव हुई वो इस कैंडल के इनसाइड थी। ये वाली जितनी भी मूव थी ये इस कैंडल के इनसाइड ही सारी मूव हुई है। तो ये जितनी भी मूव थी ये इनसाइड मूव थी, तो इसका कोई भी जवाब नहीं बनता, इसका कोई भी तुक नहीं बनता कि मैं इस मूव को, इस एरिया को मैं एज अ लो एरियाज कंसीडर करूं।
तो जब तक ये वाली कैंडल का इनसाइडर टूट नहीं जाता तब तक इसका कोई भी लो नहीं बनता। तो इस कैंडल का जो लो था वो ये एरिया था, इसलिए मैंने ये एरिया को मार्क किया ऐसा इंड्यूसमेंट। तो अब इंड्यूसमेंट लेवल जिसका हो गया, इंड्यूसमेंट लेवल होने के बाद ये वाला जो ये हमारा वैलिड हाई पॉइंट बन गया। अब इंड्यूसमेंट भी हो गया, वैलिड हाई पॉइंट भी मिल गया। तो वैलिड हाई पॉइंट के बाद, इंड्यूसमेंट के बाद, जैसा कि हमने पिछले गोल्ड के सिनेरियो में देखा था कि इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होता है वो होता है डिफ्यूजनल। तो डिफ्यूजनल अगर हमारा ये वाला था और इसकी जो प्रोबेबिलिटी की भी हमने बात की थी कि 50-50 होती है। तो ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने किसी भी तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट ने बिल्कुल रिजेक्ट किया डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को। तो ये हो गया खत्म, अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं रही। उसके बाद जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो होता है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या एक्सट्रीम लेवल पे अनमिटिगेटेड जो ऑर्डर ब्लॉक हो वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास एक्सट्रीम लेवल पे जो हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब हम यहाँ पर वेट करेंगे प्राइस के नीचे आने का, यूएसडी सीएचएफ के नीचे आने का। और ये जो सारा एरिया है इस एरिया को हम इग्नोर करेंगे, इस एरिया में हम कोई भी पोजीशन अपनी ओपन नहीं करेंगे। जबकि इसके बरक्स हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम एक अलर्ट सेट कर देंगे और इस अलर्ट को जब मार्केट ट्रिगर करेगी तब हम यूएसडी सीएचएफ में देखेंगे कि हमको कौन सी पोजीशन लेनी है, कैसे लेनी है। इस एरिया में अगर प्राइस का रिएक्शन हमको बुलिश मिलता है, इस एरिया में आकर प्राइस हमको एक प्रॉपर बुलिश साइड का सिग्नल देती है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और यहाँ से अगर हम बाय करेंगे तो हमारा जो टॉप लॉस होगा वो इस स्विंग हाई के नीचे होगा और हमारा जो टीपी होगा वो ये स्विंग लो के नीचे होगा और हमारा जो टीपी होगा वो इस स्विंग हाई के पास होगा। तो ये पोजीशन का हम वेट करेंगे अभी जब तक मार्केट नीचे इस हमारे ट्रिगर को इस हमारे अलर्ट को ट्रिगर नहीं करती, तब तक हम इसका वेट करें। उसके बाद हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी। सेम सेटअप, सेम सिनेरियो, और हर दफा हमने एक ही चीजें देखनी है, हमको कुछ भी नया नया नहीं करना। इसको कहते हैं सिस्टमेटिकल ट्रेडिंग अप्रोच, कि हम एक सिस्टमेटिकल ट्रेड कर रहे हैं, हम एक सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे हैं और हम ऐसे उस सिस्टम को ही फॉलो करते हुए चलेंगे। ओके हो गया? तो कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है वो हमको मिल रहा है बुलिश। एक चीज कंफर्म हो गई कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो यूरो यूएसडी है ये बुलिश साइड में जा रहा है, ये बिरिश साइड में नहीं जा रहा। इस चीज की कंफर्मेशन के बाद दूसरी चीज जो हमने देखनी वो क्या देखनी कि इंड्यूसमेंट इसकी हो गई या नहीं। तो इसकी इंड्यूसमेंट हो चुकी है, इस एरिया पे इसकी इंड्यूसमेंट होने के बाद मार्केट ऊपर गई। अनदर इसने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, लेकिन स्ट्रक्चर को हम इग्नोर करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम ज्यादा अहमियत क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का जो लो है और इस स्ट्रक्चर की जो इंड्यूसमेंट है वो सेम सेम लेवल पे है। तो ये सेंस नहीं बनती अगर किसी स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट और स्विंग लो लेवल सेम सेम लेवल पे आ जाएं तो हम उससे जो पिछला स्ट्रक्चर था उसको फॉलो करते हैं। ये भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक रूल है और ये भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक फंडा है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ओके हो गया जी? तो ये हमारा हाईएस्ट लेवल हमने मार्क कर लिया।
स्विंग हाई लेवल ये हमने मार्क कर लिया और इस पे हमने अलर्ट भी लगा दिया कि भाई अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर हम नया सेटअप करने के लिए रेडी रहें। अच्छा, अब हमने किस चीज का वेट करना है जी? अब हमने अगेन इंड्यूसमेंट का ही वेट करना है। तो इस जगह पर हमने अपना इंड्यूसमेंट के लिए भी अलर्ट लगा दिया कि जब मार्केट भाई इस लेवल पर आए तो मुझे पता चल जाए कि अब मैंने अपना ट्रेड का सेटअप करना है। तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होता हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हम इसके वेटिंग एरिया में हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं कि जब तक भाई इसमें इंड्यूसमेंट नहीं होगा हमने ट्रेड लेनी नहीं। ये हमारा पहला रूल है। तो अब हम इसका वेट करेंगे कि अंटिल ये इंड्यूसमेंट ना दे। जब ये यूरो यूएसडी इंड्यूसमेंट दे देगा उसके बाद हम इसमें अपनी पोजीशन को फाइनलाइज करेंगे कि किस तरीके से हमने और किस एरिया से हमने अपनी पोजीशन ओपन करनी है और कैसे हमने अपनी पोजीशन को प्लान करना है। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट पेयर आ गया जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी के स्मार्ट मनी कंसेप्ट में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको सेम सेम चीजें ही अगेन एंड अगेन रिपीट करनी पड़ेंगी। तो हम इन्हीं को ही रिपीट कर करके हमने अपनी ट्रेड का पूरा प्लान करना है। तो यूएसडी जीबीपी यूएसडी के जो ट्रेंड है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमको बिरश दिखा रहा है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेंड है वो बुलिश नहीं है बल्कि वो बिरश है। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? अगेन हमको स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर का है। चेंज ऑफ करेक्टर का स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी ले ली और उसके बाद इसने अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी कर दिया, ब्रीच कर दिया। अब यहाँ पर एज आवर सिस्टम हमको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमको यहाँ पर अपनी सेल की पोजीशन ओपन करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपनी सेल की पोजीशन ओपन करूंगा। ये हमारा वैलेट स्विंग हाई हो गया। ये बिल्कुल एक बहुत अच्छे लेवल पर है सेल की पोजीशन ओपन करने के लिए और इसका 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ मैं ये पोजीशन ओपन करने लगा हूँ अपने अकाउंट पे। न्यू ऑर्डर। अच्छा, साथ साथ चलें आज मैं एक और मजे की चीज भी आपको दिखाता हूँ कि मनी मैनेजमेंट के बगैर सभी कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट के बगैर काम नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने अकाउंट की मनी मैनेजमेंट कैसे करता हूँ? मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मुझे पोजीशन ओपन करने से पहले ही मैं इस चीज को कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मुझे इस पोजीशन में कितना नफा होगा और कितना नुकसान होगा। अब अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो ये स्टॉप लॉस बन रहा है 1.2256 और इसका टीपी बन रहा है 1.2101। तो ट्रेडिंग व्यू ये बहुत अच्छी चीज हमको एक देता है कि यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं 0.01 की पोजीशन ओपन करता हूँ तो मुझे जो लॉस होगा स्टॉप लॉस के साथ वो होगा $3 और अगर मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो वो मिलेगा $12.40 का 0.01 की पोजीशन के साथ। अब मैं अपनी पोजीशन साइज बढ़ाता हूँ, मैं लॉट साइज अपना बढ़ाता हूँ, मैं 0.10 करता हूँ यानी कि एक मैं मिनी लॉट करता हूँ। तो मुझे इसमें जो लॉस होगा वो $30 का और जो प्रॉफिट होगा वो 123 है। तो अगर मैं पोजीशन करता हूँ स्टैंडर्ड लॉट के साथ तो मुझे जो लॉस होगा वो $318 का और जो प्रॉफिट होगा वो $1232 का। और यहाँ पर मेरी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट हो रही है जो कि 3.91 के साथ होगी।
ठीक है। तो इस तरह आपके मेरे पास अभी डिफरेंट अकाउंट हैं, तो मैं स्टैंडर्ड रख के ये चलता हूँ और उस हिसाब से मैं अपने दूसरे अकाउंट्स में अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करके प्लेस कर देता हूँ। तो इस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ मैंने अपने इस अकाउंट में कितना रिस्क लेना है और कितना रिवार्ड लेना है, ये चीज़ कैलकुलेट करने के बाद मैंने पोजीशन ओपन कर ली और इधर की पोजीशन मैंने ओपन कर ली। जैसे ही मैंने पोजीशन ओपन की, मैं इसकी कैटेगरी चेंज कर दूंगा, मैं इसको ग्रीन जोन में ले जाऊंगा और जैसे ही ये ग्रीन जोन में गया, अब मुझे पता चल गया कि ट्रेडिंग व्यू पे मेरी ये सारी पोजीशन ओपन है और बाकी पोजीशन मेरी पाइपलाइन में है या जैसे भी मैंने उनका सेटअप किया हुआ है, वो चीजें इस चीज में आ जाती है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट आ गए हम यूएसडी। अब ये जो यूएसडी जेपीवाई का जो पेयर है, इसको मैं आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। इसको मैं हमेशा आवरली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ और आवरली टाइम फ्रेम पर ही इसको मैं एनालाइज करता हूँ। तो आवरली टाइम फ्रेम में सेम चीजें रहती हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हमने अपना सिस्टम नहीं बदलना, हमारा जो सिस्टम चल रहा है हमने उसी सिस्टम के मुताबिक ही तमाम पोजीशंस को प्लेस करना है। तो आवरली टाइम फ्रेम में हमने सबसे पहले जो चीज देख ली कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। उसके बाद मार्केट के स्ट्रक्चर के बाद जो चीज हमने नोट आउट करनी थी वो क्या थी जी? वो थी हमारी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट इसका हो गया। इंड्यूसमेंट होने के बाद इसने अपने एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक था, एक्सट्रीम जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको भी मिटिगेट कर दिया। अब इस एरिया में 70% ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी ये है कि इस एरिया से प्राइस ऊपर की तरफ अपना मूव लेगी और ये बिल्कुल अपने डिस्काउंटेड जोन पे है। इस वक्त मार्केट, इस वक्त जो यूएसडी जेपीवाई की प्राइस चल रही है वो उस एरिया में है जहां पर हम इसको बहुत बहुत अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ हम अपनी पोजीशन इसमें ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप दो तरीके होते हैं पोजीशन लेने के, पोजीशन ओपन करने के। एक तो ये होता है कि यहाँ पर हमको पहले से डिसाइड कर लें कि हम यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, और ये इस सूरत में होता है कि अगर आप रेगुलर हर वक्त मार्केट के सामने नहीं बैठे रहते, आपके कोई और भी बिजनेसेस हैं या आप कोई और भी काम करते हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है कि यहाँ पर आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा दें, बाय लिमिट ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर दें, और जैसे ही मार्केट उस बाय लिमिट ऑर्डर को ट्रिगर करेगी आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और अपनी पोजीशन आप ओपन करके इसको होल्ड रखेंगे। और दूसरा सिनेरियो ये होता है कि हम यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लें। तो लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम पे ही मौजूद होता हूँ, मेरा कोई भी और काम नहीं है सॉइल ट्रेडिंग के, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम पे ही मौजूद होता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी ये पोजीशन लूंगा, यहाँ पर ये पोजीशन मैं ओपन करूंगा और ये पोजीशन 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है मार्केट, और इसको अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ये देखूंगा कि मुझे यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल मिला है जी। यहाँ पर मुझे एक बुलिश सिग्नल तो ये मिला कि मार्केट ने 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपना जो इंड्यूसमेंट था वो पूरा किया। उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आई, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ पर अपना जो स्ट्रक्चर है स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसको बदल रही है। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं इस पेयर में अपनी पोजीशन को ओपन कर लूंगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है एक पोजीशन ओपन करने के लिए। अगेन मैं देखूंगा कि मुझे इस एरिया में टीपी और स्टॉप लॉस के साथ रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या मिल रही है और क्या ये पोजीशन मेरे लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है।
मैं अपना टीपी कहाँ लगाऊंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, और मिनिमम मेरी रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होगी, इन सब चीज़ों को मैं इस पोजीशन में पहले कैलकुलेट करूंगा। अगर तो जी मैं यहाँ पर अपना टीपी लगाता हूँ सेफ साइडेड 1.158675, ये मेरा हो गया टीपी 158.7। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या, स्टॉप लॉस लगाने के अब यहाँ पर दो सिनेरियो हैं। नंबर एक, मैं अपना ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाऊं। इसके नीचे अगर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ 156,202 पे, तो ये मेरा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है ये 1/2 का मुझे मिल रहा है, जो कि मुझे मेरे हिसाब से बहुत 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 ज्यादा है, बहुत बहुत कम है। मुझे इतना रिस्क टू रिवार्ड नहीं चाहिए, मुझे जरा थोड़ा सा ज्यादा रिस्क टू रिवार्ड चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं पोजीशन जो अपना स्मॉलर टाइम फ्रेम में चला जाऊं और स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं देखूं कि क्या बन रहा है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी बार बार ग्रैप हो रही है, तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो मैं अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो स्विंग्स हैं इनके नीचे लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक कंफर्मेशन तो मुझे अपसाइड की मिल ही चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगा दूंगा जो कि होगा 156.6। तो यहाँ पर मुझे रिस्क टू रिवार्ड रेशो मेरी फेवर में मिल रहा है, तो मैं ये पोजीशन ओपन करूंगा। जी मेरा स्टॉप लॉस होगा 1.156.6 और मेरा जो इस पोजीशन के लिए टीपी होगा वो होगा 158.7 बाय। ये पोजीशन मैंने कर ली ओपन। जैसे ही मैंने ये पोजीशन ओपन की, मैं इसकी कैटेगरी भी चेंज कर दूंगा और साथ साथ इसको वॉच भी करता रहूंगा कि हाँ भाई ये आ गया जी वॉचिंग लिस्ट से ओपन पोजीशन में यूएसडी जेपीवाई। नेक्स्ट ये हम आ जाते हैं जीबीपी जेपीवाई पे। जीबीपी जेपीवाई को भी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में इसकी हरकतें पहले देखते हैं कि इसकी हरकतें क्या हो रही हैं, कैसी हरकतें कर रहा है जी ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सेम वही सिनेरियो हमने देखते हैं जो पहले देखे कि चार्ट पैटर्न क्या है और उसके बाद इसका जो मोमेंटम है वो किस साइड में है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जो जीपी जेपीवाई है इसने अपना करेक्टर जो थ्योरी है उसके मुताबिक तो चेंज किया, लेकिन जो रूल है उसके मुताबिक इसने अपना करेक्टर चेंज नहीं किया। यहाँ पर वो कि हमें चेंज ऑफ करेक्टर का मिल रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ करेक्टर का हमको नजर आ रहा है कि भाई इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, लेकिन इसने रियल टाइम में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसका इन्वेस्टमेंट लेवल था और इसका जो वैलिड था वो सेम एरिया मार्केट थे। तो जब ये दोनों सेम एरिया पर ही हों तो उस सूरत में हमको जो पिछला होता है
हम उस टीम को हमेशा चेक करते हैं। तो अभी जीडीपी जब तक इस एरिया को टच नहीं करता, हम इसमें पोजीशन अपनी ओपन नहीं करें। जैसे ही ये इस एरिया को टच करेगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इसकी पोजीशन पावरफुल हमको सिग्नल मिलेगा और हमको कंफर्मेशन एक अच्छी मिलेगी, तो हम इसका वेट करेंगे। तो ये हमारा ये वेटिंग लिस्ट में ही रहेगा। उसके बाद हम आगे जीडीपी तो जीडीपी सीएचएफ की बात करें हम अगर टाइम फ्रेम में, तो ये किसी भी तरह से किसी भी हवाले से हमको एक प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा, इसलिए हम इसको भी इग्नोर करते हैं। अब आ जाते हैं एशियन सेशंस के जो पेयर हैं उन पर। ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर, एयूडी जेपीवाई और एयूडी सीएचएफ में आ जाते हैं। और इन पेयर्स को मैं आमतौर पे, बल्कि हमेशा ही मैं इनको 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। हम अपना चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि 4 आवर टाइम फ्रेम में हमको क्या मिल रहा है, क्या सिनेरियोज इसके बन रहे हैं और कैसे हम इसमें अपनी पोजीशंस को ओपन करेंगे और पोजीशन को साथ लेके चलेंगे। एक तो पाकिस्तान में इंटरनेट प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन की लोडिंग होते होते काफ़ी टाइम ले जाता है। हालांकि मैंने एसईओ का जो सबसे बेहतरीन जो पैकेज है वो लगवाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर ये चल। चलें जितनी देर वेट करते हैं। यस, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमको एक ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज़ हमें देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि इसका इंड्यूसमेंट हो गया है या नहीं। तो इंड्यूसमेंट इसका हो चुका है। इंड्यूसमेंट जब इसका हो चुका है तो उसके बाद हमको अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना होगा। तो अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करने की अगर हम बात करें, तो वो हमारे पास आ रही है ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाली जो कैंडल है ये और एक्सट्रीम ऑर्डर है यहाँ पर ऐसे, और ये हम कर देते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा। तो अब अनटिल मार्केट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच नहीं करती तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। ये भी हमारा वेटिंग लिस्ट में आ गया। यहाँ पर हम अलर्ट लगा देते हैं कि भाई जब भी मार्केट इस एरिया में आए तो हम तो अलर्ट कर दीजिएगा, हमको बता दीजिएगा, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं इस एरिया में आकर अपनी पोजीशन को ओपन करने में। किस साइड में? सेल साइड। हम इस एरिया पर जब मार्केट आएगी, यहाँ पर आकर अगर हमको कोई प्रॉपर बिरज सिग्नल देती है मार्केट, तो हम इस एरिया में अपनी सेल की पोजीशन को ओपन करें। उसके बाद हम आ जाते हैं एयूडी जेपीवाई। एयूडी जेपीवाई को भी मैं, क्योंकि ये दोनों एशियन पेयर हैं, एशियन सेशंस में इनका काम होता है,
तो इसको भी हम 4 आवर में ही एनालाइज करेंगे और इसमें होनेस्टली 4 आवर में कोई भी हमको प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही, इसलिए इसको भी हम इग्नोर ही करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं यूडीसीएचएफ में। एयूडीसीएचएफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको लास्ट हाईएस्ट लेवल मिल रहा है और लास्ट हाईएस्ट लेवल के बाद मार्केट एक बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन में जा रही है, बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन में जा रही है। तो इसको भी हम फिलहाल इग्नोर ही करेंगे, इसमें भी पोजीशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें पोजीशन हमने यहाँ से एक ली थी और वो पोजीशन हमारी टीपी कर चुकी है, तो इसलिए इसको अभी हम वेटिंग लिस्ट में ही रखेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है इसमें अपना टाइम और एनर्जी ज़ाया करने की अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो हम मार्क कर लेते हैं। तो अनटिल मार्केट इस एरिया में नहीं जाती हम इसमें पोजीशन लेने के हक में मैं तो नहीं। तो ये ऑर्डर फ्लो है हमारा, इसको मैंने मार्क कर दिया एज ऑर्डर फ्लो। तो जब मार्केट कभी इस पोजीशन में जाएगी, इस एरिया में जाएगी या अपने लो को कभी ब्रेक करेगी तो हम इसमें एंट्री लेंगे, वरना पता नहीं ये महीना चलती है, फिर 2 माह चलती है, साल चलती है, कब तक चलती है कोई पता नहीं। बेहतर है कि इसको हम इग्नोर करें। उसके बाद हम आ जाते हैं जीबीपी एबीपी। तो जीबीपी एयूडी की पोजीशन हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या जीबीपी एयूडी में क्या क्या हो रहा है। जीबीपी एयूडी में हमको सबसे पहले ये एक बिना स्ट्रक्चर है, मार्केट लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाती जा रही है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी लोअर लो बनाती जा रही है। तो जब तक इसका इंड्यूसमेंट नहीं होता हम इसमें पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। तो इंड्यूसमेंट लेवल को हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो हमने 4 आवर पे इसका इंड्यूसमेंट लेवल एडजस्ट कर दिया। तो अब जी जब ये मार्केट अपना इंड्यूसमेंट लेवल लेगी, अपने इंड्यूसमेंट पे आएगी, तब हम इसकी पोजीशंस को ओपन करने का सोचें। उसके बाद हम आ जाते हैं यूरो एयूडी में। यूरो एयूडी को अगर हम देखें तो ये अपना एक बिलट स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुकी है और बिलट स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद मार्केट ने ये वाला लेवल इसका इंड्यूसमेंट लेवल है, तो इसको भी हम वेटिंग में ही रखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी आज की जो हमको पोजीशंस मिली, अभी जो हमने पोजीशंस ओपन की वो है हमारी यूरो जीबीपी की, जीबीपी यूएसडी की और यूएसडी जेपीवाई की पोजीशंस हमारी ओपन है और इन पोजीशंस का हम वेट करेंगे। ये हमारे स्टॉप लॉस करें या टीपी करें, दोनों सूरतों में हमको मार्केट का जो डिसीजन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके साथ ही हमको रहना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम गलत ट्रेड लेके गलत एनालाइज करके हम नुकसान उठाएं। इंतज़ार करना नुकसान उठाने से बहुत बेहतर है। तो हम रेटिंग में ही हैं कैलकुलेशंस की। अभी मैं आ जाता हूँ अपना जो मैं अमेरिकन स्टॉक्स का काम करता हूँ उनको देखते हैं कि उनमें क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्या क्या उनमें पोजीशंस बन रही हैं और कैसे कैसे हम उनको ट्रेड करेंगे और क्या क्या सिनेरियो उनमें पॉसिबल हैं। सबसे पहला चार्ट हमारे पास आ गया, ये एक स्टॉक है यूएसए का।
साथ साथ ट्रेडिंग व्यू की थोड़ी थोड़ी सेटिंग्स भी करते रहते हैं। स्टेटस लाइन में टाइटल